मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ये काफी तेज था, लेकिन कोई ऐसे हमले से कैसे बच सकता था जिसने पूरे कमरे में हर कोने को एक साथ निशाना बनाया। केवल आरव ही सुरक्षित था, क्योंकि विनाशकारी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ऐसा लगा जैसे कमरे के बीच में एक शक्तिशाली बम फट गया, जो वास्तव में दुश्मन को मारने में कामयाब रहा। अदृश्य आदमी ने भी हमला किया। आरव भाग नहीं सका, क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसके पीछे की दीवार से टकराया। आदमी पहले अदृश्य था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लेकिन अब चूंकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसकी अदृश्यता मूल रूप से बेकार थी। आरव खून के निशान के कारण अपना शरीर हिला भी नहीं सकता था। मैंने तुमसे कहा था कि इस कमरे में लड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक है। आरव दूर पड़ी लाश के पास गया। फिर भी तुमसे लड़ना वाकई दिलचस्प था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे दुश्मन भी आरव धूल में बदल गया। ये भी कोई असली इंसान नहीं है। आरव ने ऊपर देखते हुए बुदबुदाया। ये टावर इन लोगों को सिर्फ चुनौतियों के लिए अस्तित्व में ला सकता है, जो अपने आप में एक उपलब्धि थी। इससे उसे ये जानने की बहुत उत्सुकता हुई कि कोई ऐसा टावर कैसे बना सकता है। वो अपनी आत्मा के विस्फोट से कुछ हद तक प्रभावित भी था। ये उसका पहली बार इस मंत्र का उपयोग कर रहा था, और ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। ये एक शक्तिशाली मंत्र था और इसने उसके आसपास के बड़े क्षेत्र को कवर किया। ये हमले के साथ साथ बचाव के लिए भी एक बढ़िया मंत्र हो सकता है। जब कोई करीबी लड़ाई लड़ रहा हो, सवालों के बावजूद वो हर चीज से बहुत खुश था। वो दरवाजे तक चला गया और अगली मंजिल पर चला गया। 5258 आरव लाइट 27 आरव का नाम फिर से टैंकों के बीच से उभरा। आरव को 86वीं मंजिल पार किए हुए एक पूरा दिन बीत चुका था। अब तक बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि गैब्रियल मर चुका है, इसलिए उसने उसे भूलने का फैसला किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे एहसास नहीं था कि बाहर कुछ दिलचस्प हो रहा था। एक ऐसा नाम जिसे जादूगरों ने पहले कभी रैंकिंग में नहीं देखा था। न केवल रैंकिंग में दिखाई दिया, बल्कि वो एक ऐसी गति से ऊपर चढ़ रहा था जो उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। ये आरव कौन है? मुझे यकीन है कि मैंने उसका नाम रैंकिंग में कभी नहीं देखा। ये कैसे संभव है कि वो पहली बार रैंकिंग में आया हो और वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा। चौथे वर्ष के छात्र भी रैंकिंग देखकर हैरान थे। 918 आरव लाइट 57 पहले से ही शीर्ष 1000 में था। ऐसा लगता है कि तीसरे वर्ष के जादूगर एक प्रतिभाशाली जादूगर को छुपा रहे थे। आपको लगता होगा कि ये एक और गगन होगा। वे केवल एक गगन चाहते हैं। जब वो तीसरे वर्ष में था तो वो शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश करने में कामयाब रहा। इस साल वो शीर्ष 50 में भी प्रवेश कर सकता है। ये तीसरे वर्ष का नौसिखिया उस चरण के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन वो इसके करीब भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। वे जितने ऊपर जाएंगे उतनी ही कठिन चुनौतियां होंगी। आरव को जल्द ही बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कहूंगा कि वो 7वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले बाहर आ जाएगा। जबकि चौथे वर्ष के जादूगर प्रशंसा कर रहे थे, आरव सोच रहा था कि तीसरे वर्ष के लाइट जादूगर के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो इससे भी ऊपर जा सकता है। तीसरे वर्ष के लाइट के साथ ही वहां एक और व्यक्ति था जो रैंकिंग में नामों को देख रहा था। माया टावर के सामने खड़ी थी और उस पर लिखे नाम को देख रही थी। उसे वो नाम सुने या देखे हुए काफी समय हो गया था। ये वो नहीं हो सकता था। ये इसी नाम वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। वो यहां नहीं हो सकता था। उसे यकीन नहीं था कि ये उसका आरव है। हालांकि इस आरव में भी प्रकाश का तत्व था, लेकिन उसने जो सुना था उसके अनुसार ये आरव एक वरिष्ठ था, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये वो आरव नहीं था जिसे वो जानती थी। टावर के अंदर वापस आकर आरव ऊपर चढ़ता रहा। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और वो बहुत पसीना बहा रहा था। टावर में प्रवेश करने के बाद से उसे ज्यादा आराम नहीं मिला था। अगर उसके पास माइनर हीलिंग नहीं होती तो उसे यकीन था कि वो बहुत परेशानी में पड़ जाता। आखिरकार हीलिंग मंत्र एक जादूगर के लिए सबसे बड़ा फायदा था। एक चीज जो उसे पसंद थी वो ये थी कि हर 10वीं मंजिल के बाद उसे खाने के लिए कुछ मिलता था। ऐसा लगता था जैसे कि टावर ये सुनिश्चित कर रहा था
कि प्रतिभागियों को भूख के कारण टॉवर छोड़ना न पड़े। टॉवर चाहता था कि वे तभी निकले जब वे हार जाएं या हार मान ले। दरवाजे और उसे मिले क्षणिक आराम की वजह से आरव अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था। वो इन चुनौतियों में इतना डूबा हुआ था कि वो बाहरी दुनिया के बारे में भूल गया, और अगर वो यहां तक पहुंच गया तो वहां क्या हो सकता है। 10 और घंटे बीत गए। एक और सुबह आई जब लोग ये सोचकर टॉवर पर वापस आने लगे कि क्या आरव अब बाहर आ गया है। वे ये देखकर हैरान थे कि आरव अभी भी टॉवर के अंदर था। न केवल वो हारा नहीं, बल्कि उसकी चढ़ाई की गति भी बढ़ गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे संभव था। 318 आरव लाइट 86 किसी कारण से वो व्यक्ति जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो 7वीं मंजिल भी पार नहीं कर सकता, वो पहले से ही 86वीं मंजिल पर था। 249 आरव लाइट 87 नहीं, वो अभी भी जा रहा है। आखिर वो कौन है? वो एक तरह का राक्षस है। उसने अभी अभी टॉवर की रैंकिंग में पहली बार प्रवेश किया है और वो पहले से ही शीर्ष 250 में है। आरव के बारे में खबर पूरे टॉवर में फैल रही थी। अब तक खबर इतनी बड़ी हो गई थी कि इसने शिक्षकों का भी ध्यान खींचा। तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र शुरू में इस बात को लेकर भ्रमित रहे होंगे कि आरव किस वर्ष से है, लेकिन समय के साथ दोनों पक्षों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। अंत में पता चला कि दोनों पक्षों में से कोई भी आरव को नहीं जानता था। ये आरव न तो तीसरे वर्ष का छात्र था और न ही चौथे वर्ष का। वे ये भी पुष्टि करने में कामयाब रहे कि पहले और दूसरे वर्ष में इस नाम का कोई छात्र नहीं था, जिससे ये सवाल उठा कि ये लड़का कौन था। टॉवर में एक अज्ञात छात्र के दिखाई देने की अजीब खबर ने एलियाना और अन्य मुख्य परिषद शिक्षकों को भी बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया, जो इजेन तक पहुंचने की कोशिश में काफी व्यस्त थे। अब तक ऐसा लग रहा था मानो पूरी अकादमी चुनौतियों के टॉवर के सामने खड़ी होकर रैंकिंग देख रही हो। कुछ लोग तो आरव का उत्साहवर्धन भी कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या वो वास्तव में रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष मंजिल तक पहुंच पाएगा। एलियाना को नहीं पता था कि वो कौन था आरव, लेकिन वो निश्चित थी कि ये छात्रों में से एक था। कोई भी अजनबी इस तरह टॉवर में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये आरव काफी दिलचस्प है। मैंने कल तक उसका नाम भी नहीं सुना था और ये नाम अकादमी में हर किसी के होठों पर है, लिश ने टिप्पणी की। मैं भी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि वो लड़का कौन है। वो निश्चित रूप से प्रकाश का जादूगर है। रचित ने कहा कि जो भी ये व्यक्ति है उसने अपने नाम के बारे में झूठ बोलना चुना। दुर्भाग्य से वो अपने तत्व के बारे में भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रवेश करने के लिए सभी को अपने अंक दिखाने होंगे। इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से प्रकाश का जादूगर है। लेकिन ये कौन संभव है कि गगन ने केवल मनोरंजन के लिए एक नकली नाम से प्रवेश किया? दिशा ने पूछा। मैं केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकती हूँ जो इतने कम समय में रैंकिंग में इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। मुझे नहीं पता, एलियाना ने उत्तर दिया कि वह इस बारे में पूरी तरह से अनजान थी। हालांकि मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो इसका उत्तर दे सकता है। एलियाना ने अपना एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना बूढ़े आदमी से पूछा, ओह, आपका मतलब इस साल के सोर्सर ऑफ लाइट से है? हाँ, वो कुछ दिन पहले चुपके से आया था। बूढ़ा आदमी अभी भी आरव को याद करता है, क्योंकि ये बहुत पहले नहीं हुआ था। मैंने उसे जोखिम न लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेचारा बच्चा पहले ही मर चुका है। एक प्रथम वर्ष की जादूगर एलियाना अकेली नहीं थी जो हैरान थी। आरव जो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में कामयाब रहा, वो पहले साल का जादूगर था। क्या बकवास है, एक प्रथम वर्ष का जादूगर इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। कार्तिक ने भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के विचार का मजाक उड़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम आरव की बात कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये मजाक है? वो बच्चा कितना ऊपर चढ़ सकता है? अगर वो मरा नहीं होता तो अब तक बाहर आ गया होता। बूढ़ा अभी भी नहीं समझ रहा है। लिश ने बूढ़े के कंधों पर हाथ रखा। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत दिनों से टावर नहीं छोड़ा है। बाहर जाकर रैंकिंग देखो। लिश बूढ़े को अपने साथ बाहर ले गया। बूढ़ा आदमी, वो आदमी टावर से बाहर आया और आश्चर्य में देखा कि उसे क्या देखना चाहिए। उसने सबसे निचली रैंकिंग से देखना शुरू किया, क्योंकि ये लोग आरव के ऊपर चढ़ने के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि यह बच्चा किसी चमत्कार से शीर्ष 12,000 रैंकिंग में प्रवेश करने में कामयाब हो गया है, जो कि असंभव होना चाहिए था। वहां से मत देखो, वहां से। लिश ने ऊपर की ओर इशारा किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े आदमी ने देखा वो
ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। हालांकि जैसे ही उसने देखा, उसके जबड़े खुले रह गए। उसकी आंखें एक ऐसा नाम पा गई थी जो यहां नहीं होना चाहिए था, और रैंकिंग 98, आरव लाइट 93, 100 से ऊपर ये नहीं हो सकता। बुरा आदमी हैरान था। वो और भी डर गया। क्या ये संभव है? क्या वो सपना देख रहा था? नहीं, ये असंभव होना चाहिए था। वो अकेला नहीं था जो हैरान था, अन्य छात्र भी हंगामा कर रहे थे। राक्षस कहाँ छिपा था इतने समय से? यहाँ तक कि लाइट के चौथे साल के जादूगरों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शिक्षक भी उसी स्थिति में थे। हंगामा हाउस ऑफ लाइट में नहीं, बल्कि पूरी अकादमी में था। गगन जितना ही काबिल एक और छात्र था, और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि हाउस ऑफ लाइट और भी मजबूत हो रहा था। देखो सीनियर, गगन का नाम आगे रखा गया है। अचानक एक खौफनाक आवाज हुई जिसने सभी को चौकन्ना कर दिया। वो व्यक्ति सही था। गगन का स्कोर 90 हो गया। गैरिक रेनी लाइट 94। जिन लोगों को शक था कि गगन टावर पर चढ़ने के लिए किसी और नाम का इस्तेमाल कर रहा होगा, उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। आरव और गगन दोनों ही टावर के अंदर थे और दोनों अलग अलग चढ़ रहे थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे हाउस ऑफ लाइट के 2 स्टार शिष्यों के बीच दौड़ हो रही थी कि कौन ऊपर जाएगा। पहली मंजिल पर ही मरकर 93वीं मंजिल पर पहुंच गया। ये कैसे संभव हुआ? आरव तो इस साल का जादूगर था जिसने अकादमी में शायद ही कुछ सीखा था। चुनौती के टावर में प्रवेश करने का ये उसका पहला अवसर भी था। अपने पहले प्रयास में ही वो उस मंजिल पर पहुंच गया। बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्या उस तंत्र में कुछ गड़बड़ है जो आरव की गलत रैंकिंग दिखा रहा है। वो अब शीर्ष 100 में है। बस वो कहाँ है? यहाँ तक कि लिशन भी प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ अधिक प्रभावित हो रहा था। ये सब प्रकाश के प्रथम वर्ष के जादूगर का काम था। उसने प्रकाश के प्रथम वर्ष के जादूगरों को देखा था, और निश्चित रूप से उनमें से कुछ ऐसे थे जो काफी सक्षम थे, लेकिन किसी को भी इतना सक्षम नहीं माना गया था। लिशेन बोर्ड आदमी को वापस अंदर ले गई जहां बाकी लोग उसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। पहले वर्ष में एलियाना केवल 3 छात्रों को याद कर सकी जो बाकी की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थे, आरव, कनिष्क और विहान। वो सिर्फ वो आरव को कैरिक के नाम से भी जानती थी। तीनों में से उसने कनिष्क को बाहर देखा था, इसलिए ये कनिष्क नहीं हो सकता था। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंदर वाला व्यक्ति अन्य 2 में से एक था। दोनों जादूगरों में ऐसी प्रतिभा थी जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। वास्तव में जब आरव की प्रतिभा को मापा गया तो ये पहले कभी नहीं देखे गए स्तर पर थी। क्या ये उन दोनों में से एक हो सकता है? उसने सोचा। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए उसने पीछे देखा और बूढ़ा आदमी पीला चेहरा लेकर वापस आ रहा था। क्या वो बच्चा वाकई इतना प्रतिभाशाली था? क्या वो उसके बारे में वाकई गलत थी? ये आरव कैसा दिखता था? एलियाना ने पूछा। हमें उसके बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। एलियाना की आज्ञा सुनकर बूढ़ा आदमी आश्चर्य से बाहर आ गया। वो एक छोटा लड़का था जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो 20 साल का भी नहीं था। बूढ़े ने आरव की विशेषताओं का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक भ्रम का वर्णन कर रहा था। कैरिक का वर्णन सुनकर रचित और एलियाना ने एक साथ कहा, अगर उन्हें 2 युवकों के बीच कोई भ्रम था तो अब उन्हें यकीन था। जिस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा था वो कैरिक था। जब वो प्रवेश करने आया तो वो एक नौसिखिया जादूगर था जिसने अभी अभी अपना तत्व जागृत किया था। ये दावा किया गया था कि वो एक भी अच्छा मंत्र नहीं जानता था। फिर वो उस नक्शे को पाने के लिए इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाया? एक नौसिखिए जादूगर के लिए ये असंभव होना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। अकादमी में सीखे बिना मंत्रों को जानना, वो उन्हें जानता था। इसका मतलब है कि उसने अकादमी के बाहर मंत्र सीखे थे। जैसे ही एलियाना को एहसास हुआ कि ये आरव था, उसका दिमाग दौड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे सभी टुकड़े आखिरकार एक साथ आ रहे थे। अकादमी में कुछ बड़ा चल रहा था और ये आरव से संबंधित था। अपने विचारों में खोई हुई वो दूसरों से दूर चली गई और खुद से बात करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि जब अशोक की मृत्यु हुई तो उन्होंने देखा कि शुद्धिकरण और उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया गया था। ये मामूली उपचार मंत्र थे जो अकादमी में नहीं सिखाए गए थे। इसका यह भी अर्थ था कि जिसने भी ये किया था उसने ये मंत्र अकादमी के बाहर से सीखे थे। आरव की तरह कैरिक भी उस छात्रावास में रहता था जहां अशोक की हत्या हुई थी और अशोक के साथ उसकी लड़ाई अकादमी के बाहर हुई थी। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता? उसका मन
इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आरव 18 साल का था। उसे मंत्र सिखाए गए थे, लेकिन इतनी कम उम्र में वो इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता था? एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इन मंत्रों में महारत हासिल करने में सालों लग जाते हैं। अगर आरव ने 18 साल की उम्र में इन मंत्रों में महारत हासिल कर ली थी, तो उसने इन मंत्रों को सीखना कब शुरू किया? उसने अपने प्रकाश तत्व को कब जगाया? ऐसे कई सवाल थे और इनका जवाब केवल आरव ही दे सकता था। रचित भी उत्सुक था। ये आरव कौन था? क्या वो वाकई कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उनसे झूठ बोला था, या वाकई टावर में कुछ गड़बड़ थी? जब एलियाना वापस लौटी तो वो बहुत गुस्से में थी। वो वास्तव में बहुत गुस्से में थी। उसे बेवकूफ बनाया गया था। वो बस टावर में प्रवेश करना चाहती थी और आरव को बाहर खींचकर उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन वो इस प्राचीन टावर के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। वो कैरिक के बाहर आने तक इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। किसी को भी टावर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसने बूढ़े व्यक्ति को निर्देश दिया कि वो नहीं चाहती थी कि जब आरव बाहर आए तो कोई भी स्थान पर रहे। ये छात्रों की सुरक्षा के लिए था। इस बात से अनजान कि बाहर की स्थिति उसके लिए बहुत खराब हो रही थी। आरव अभी भी टावर के अंदर था। इस समय तक उसने अपने सभी भ्रम समाप्त कर लिए थे और वो अपने असली रूप में लड़ रहा था। उसका पैट्रिक नेक्रोलॉजी रान बेवी था। मंजिल में प्रवेश करने से पहले उसने अपने कपड़ों से सारा खून साफ करने के लिए शुद्धि मंत्र का जाप किया, लेकिन वो एक बार फिर खून से लथपथ था। आत्माओं की चीखें चारों ओर गूंज रही थी। आरव की दिशा और सारे हमले अत्यधिक शक्ति से भरे हुए थे। हालांकि शील्ड ऑफ डेड लगातार उसे हमलों से बचा रहा था। आरव को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कमजोर पड़ रहा है। वो जानता था कि उसे बचाव करना बंद कर हमला करना होगा, लेकिन दुश्मन उसे मौका नहीं दे रहा था। दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। इस गति से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा इस लड़ाई के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन कैसे? जब भी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता, उसकी दिशा में कोई दूसरा हमला होता जिससे वो पीछे हट जाता। अगर वह किसी तरह उनसे बच पाता तो एक और समस्या थी। पूरा रेगिस्तान जहां वो लड़ रहा था उसके लिए नुकसानदेह जगह लग रहा था। हर जगह जाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में रेत के नीचे हजारों विस्फोटक मंत्र दबे हुए हैं, और जैसे ही कोई उन पर पैर रखेगा वे फट जाएंगे। लगातार हमलों से बचने से न केवल उसकी शक्ति कम हुई, बल्कि उसकी शक्ति भी चली गई बिना सिर पर। इतनी दूर आकर वो हारना नहीं चाहता था। उसने इस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि वो किस मंजिल पर पहुंच गया है या बाहर क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे सिर्फ जीत की परवाह थी। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। खैर, अगर ऐसा करने के लिए यही करना पड़ता है तो ऐसा ही हो। मंजिल साफ करना बहुत मुश्किल था। उसे यहाँ सिर्फ नुकसान ही नुकसान थे, जबकि दुश्मन के पास सिर्फ फायदे थे। चूंकि दुश्मन कोई वास्तविक प्राणी नहीं था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति कभी खत्म नहीं होती थी। साथ ही वो तीनों तत्वों के मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता था। युद्ध का मैदान भी उसके लिए बहुत कठिन था। एक लाखला और तथ्य ये कि वो तत्व अकादमी के शिक्षक जितना शक्तिशाली था, इन सब की वजह से आरव ने वो सब कुछ इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उसके पास था। मुझे माफ करें आपको इतनी जल्दी बुलाने के लिए, पर मुझे मदद चाहिए। आरव ने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और दहाड़कर अम्ब आरव को पुकारा। हेडली का घोड़ा। वो हेडली के करीब नहीं पहुंच पा रहा था और दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि अगर वो हमला भी करता तो उसे लगता था कि हेडली का घोड़ा उससे बच सकता है। सफलता की संभावना कम। उसे लगा कि आधे मौके पर अधिक शक्ति बर्बाद करना सही निर्णय नहीं था, क्योंकि उसे अगले कुछ मंजिलों के लिए कुछ शक्ति बचाने की जरूरत थी, जिसमें उसके मुख्य हमले भी शामिल थे। इस स्थिति में विस्फोट उतना उपयोगी नहीं था, क्योंकि हेडली का घोड़ा उसके करीब नहीं आ रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, और जो व्यक्ति सभी मुख्य परिषद शिक्षकों को रोकने में सक्षम था, उससे बेहतर उसकी मदद कौन कर सकता था? ठीक यही उसे चाहिए था। वो झिझक रहा था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही इन्फर्नल जादूगर को वापस भेजा था और वो उसे इतनी जल्दी वापस नहीं बुलाना चाहता था। हालांकि शुरू में ये अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। साथ ही ये देखने का एक शानदार अवसर था कि इन्फर्नल किंग क्या करने में सक्षम है। उसने इन्फर्नल किंग को बुलाया। अब चूंकि नर्क के राजा के साथ अनुबंध पहले ही स्थापित हो चुका था, वो अनुबंध द्वार को बुलाए बिना
उसे बहुत आसानी से वापस बुला सकता था। अंत में वो वही लौट आया जहां से उसे वापस लाया गया था। वो मृतकों के राज्य में लौट आया। डम फिरो की राख अभी भी वहां थी, लेकिन किसी तरह वे गायब हो गई थी। किसी कारण से उसका जलता हुआ घोड़ा अब वहां नहीं था। उसका कहीं कोई निशान नहीं था। नर्क के राजा ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जलते हुए साथी को महसूस करने की कोशिश की। चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, वो उसे महसूस करने में सक्षम था। सौभाग्य से चूंकि केवल कुछ घंटे ही बीते थे, जलता हुआ घोड़ा बहुत दूर नहीं था। नर्क के राजा को महसूस हो सकता था कि वो पास ही है। वो उस दिशा में चलने लगा जहां उसे अपने घोड़े की उपस्थिति का एहसास हो सकता था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसने दूर से एक शिविर देखा जिसकी रखवाली डैम फिर कर रहा था। उसे एक शाही गाड़ी भी दिखाई दे रही थी। गाड़ी को देखकर उसे डैम फिर की बातें याद आ गई जिसे उसने पहले मारा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी डैम फिर की राजकुमारी की है जो यहां खोजबीन करने आई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका घोड़ा शिविर के अंदर है और उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसे अपना घोड़ा मिला, उसका खून खौल उठा। उसका घोड़ा शिविर के बीचों बीच जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कई घाव थे और उसके पैर रस्सियों से बंधे थे जो जल नहीं रहे थे। घोड़ा वास्तव में घायल था, लेकिन सौभाग्य से वो अभी भी जीवित था, जिसे नरक का राजा देख सकता था, क्योंकि घोड़े के शरीर के चारों ओर अभी भी एक कमजोर ज्वाला थी। जैसे कि अपने मालिक को पास में देखकर जलते हुए घोड़े ने कमजोर रूप से अपनी आंखें खोली, उसकी ज्वालाएं भी थोड़ी तीव्र हो गई। नरक का राजा कुछ ही घंटों के लिए बाहर गया था और उसके साथी पर डैम फिर ने हमला किया और उसे पकड़ लिया। ये अस्वीकार्य था। नरक के राजा के दिल में क्रोध की काली ज्वाला जल रही थी, जो आज बहुत बुरे मूड में था। जब उसने संग्रहालय में वापस लड़ना शुरू किया, न केवल उसे वहां से निकलना पड़ा, बल्कि जब वो वापस आया तो उसने पाया कि डैम फिर वास्तव में सीमा पार कर रहा था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के शिविर के करीब पहुंच गया। ये लोग उनका शिकार करना चाहते थे। वो उन्हें एक मौका देने वाला था। जैसे ही भीतर का राजा डैम फिर के शिविर के करीब पहुंचा, डैम फिर ने भी उसे देख लिया। उसे रोकने के लिए पहरेदार शिविर से बाहर भागे, लेकिन किसी कारण से जैसे ही वे शिविर से बाहर आए, उनके शरीर तुरंत जलकर राख हो गए, क्योंकि सामने से आग की एक काली आग का गोला उन पर टूट पड़ा। दम फिरोज का हमला जोरदार था, लेकिन नरक का राजा रुक नहीं सका। उस राजा के हमले से ज्यादा भयंकर कुछ नहीं था, जो पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। जले हुए दम फिरो की चीख ने दूसरों को सतर्क कर दिया, यहाँ तक कि तंबू के अंदर मौजूद दम फिरो भी राजकुमारी के साथ बाहर आ गए। युवा राजकुमारी अपने तंबू से बाहर आई और अपने लोगों को जानवरों की तरह मारे जाने का भयानक दृश्य देखा। उसके योद्धा नरक के राजा के सामने बच्चों की तरह थे। उसकी शक्ति देखकर उसका सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया। जब उसे पता चला कि उसके लोग पहले मारे गए थे, तो उसने माना कि ये इस घोड़े का काम था। हालांकि नरक के राजा के बारे में कहानियां थी कि वो जलते हुए घोड़े पर यात्रा करता था, लेकिन वो ये नहीं मानती थी कि ये वही घोड़ा था, क्योंकि वह उस स्थान पर अकेला था जहां उसके लोग मारे गए थे। इसलिए उसने कुछ कठोर उपाय किए। सभी दम फिरों ने जलते हुए घोड़े पर हमला किया। अंत में वे इसे पकड़ने में सफल रहे। उन्होंने इस सूचना के साथ अपने राज्य में एक दूत भी भेजा। अब उन्हें निश्चित रूप से एहसास हुआ कि वे नरक के राजा के सामने झुक नहीं सकते जब तक कि वे गलत ना हो। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसने ऐसे बुदबुदाया जैसे वह अपने आप से बात कर रही हो, क्योंकि नरक का राजा इतनी दूर था कि वो सुन नहीं सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें हम पर हावी नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें वाकई इस घोड़े की इतनी परवाह है कि तुम इसके लिए हम पर हमला करते हो, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम हमारे सामने घुटनों के बल गिरो। उसने अपनी तलवार निकाली और जलते हुए घोड़े की ओर चल पड़ी। वो जलते हुए घोड़े के ठीक सामने रुक गई। जमीन पर लेटा हुआ और विशेष रस्सियों से बंधा हुआ घोड़ा हिलने में असमर्थ था, जबकि राजकुमारी ने अपनी तलवार की नोक घोड़े के सिर पर रखी। बस एक और वार और वो घोड़े को मार सकती थी। नरक के राजा, तुम जहां हो वहीं रहो, वो अधिकार से भरी आवाज में दहाड़ उठी। अगर नहीं तो तुम वो सब कुछ खो दोगे जिसके लिए तुम यहां आए थे।
जैसे ही नरक जादूगर ने देखा कि राजकुमारी उसे क्या धमकी दे रही, राज्य की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। नरक राजा मृतकों के राज्य में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नरक राजा ने अपना हाथ उठाया, लेकिन हमला करने के लिए नहीं। उसने अपना बढ़िया लबादा उतार दिया। हमारा राज्य नरक राजा ने। भौहें सिकोड़ी नरक राजा ने अपने जीवन में शायद ही कभी बात की थी, लेकिन जब भी वो बोलता था तो बड़ी सटीकता से बोलता था। ये उन अवसरों में से एक था। उसके होंठ खुले और उसने कुछ शब्द बोले जिससे उसके चारों ओर खड़े डैम फिरों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। तुम्हें मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी राख खुद ले जाऊंगा। राजकुमारी इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध थी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने तलवार पकड़े हुए हाथ में एक भयानक दर्द महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ जल रहा हो। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका हाथ वास्तव में जल रहा था। उसके हाथ में तलवार भी बहुत गर्म थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि आग उसके हाथों में जहर की तरह फैल रही थी। नरक राजा ने अपनी बाहें फैलाई और उसके भीतर से काली लपटों का एक बादल फूट पड़ा, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। काली लौ की शक्ति को अपनी ओर आते देख डैम फिर वो राजकुमारी घबरा गई। ये आदमी पागल था। वो अभी भी उस पर हमला कर रहा था, जबकि उसके घोड़े की जान चली गई, खतरे में थी। दुर्भाग्य से वो किसी और की जान लेने से ज्यादा अपनी जान बचाना चाहती थी। वो आग की लपटों से बचना चाहती थी। उसने तलवार और जलते हुए घोड़े को पीछे छोड़ दिया और जितनी तेजी से हो सके भागने लगी। अंधेरी लपटों ने नर्क जादूगर के चारों ओर। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और के सभी बांधों को जला दिया। केवल उनकी दर्दनाक चीखें सुनी जा सकती थी, जिसने राजकुमारी को और भी डरा दिया। पूरा शिविर जलने लगा। आग की लपटों ने नर्क के राजा और उसके घोड़े को ही प्रभावित नहीं किया। वास्तव में घोड़े को चोट पहुंचाने के बजाय आग की लपटों ने उसे और मजबूत बना दिया। उसके सारे घाव यहाँ ठीक हो गए। यहाँ तक कि जिन रस्सियों के बारे में कहा जाता था कि वे कभी नहीं टूटती, वे भी नर्क की लपटों के सामने राख हो गई। जलता हुआ घोड़ा न केवल आजाद था, बल्कि वो पूरी तरह से ठीक भी था। घोड़ा खड़ा हुआ और नर्क की जादूगरनी की ओर दौड़। डैम फेरस राजकुमारी अपनी जान जोखिम में डालकर जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अंधेरी लपटों से आगे निकल पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे लग रहा था कि वो मौत से बस कुछ इंच की दूरी पर है, जिसे वो किसी भी कीमत पर टालना चाहती थी। वो यहाँ आने के अपने फैसले पर वास्तव में पछता रही थी। आग की लपटों का एक काला बादल लगातार डैम फेरस राजकुमारी को जला रहा था। नर्क की आग का राजा डैम फेरस राजकुमारी को जलाकर राख करने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि लपटें उस तक पहुंच पाती, काले बादलों से कुछ और उभर आया। कुछ ही सेकंड में घोड़े ने डैम फेरस राजकुमारी को पीछे छोड़ दिया। डैम फेरस राजकुमारी एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गई थी। उसके पीछे काली लपटों का एक बादल था जो उसे जलाकर राख कर सकता था, लेकिन उसके सामने नर्क का राजा था जो क्रोध की लपटों में जल रहा था। वो जानती थी कि अगर डैम फेरस राजा ने उसे पकड़ लिया तो उसकी मौत उसकी कल्पना से भी बदतर होने वाली थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं डैम फेरस साम्राज्य का राजा हूं। मैं एक राजकुमारी हूं। बस रुको और मुझे जाने दो। मैं यहां जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। ये गलती मत करना। अगर मैं मारा गया तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नर्क के राजा ने अपनी उंगलियां चटकाई। कुछ ही सेकंड में राजकुमारी का पीछा करने वाली लपटें रुक गई। फिर राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा। भयानक आग बुझ गई थी। उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि धमकी काम कर गई। वो रुक गई और अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मैं भी अपना वादा निभाऊंगी। मैं अपने पिता से इस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं यहां जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। तुम भी सुरक्षित बाहर जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। सही समय पर रुककर तुमने अपने पिता के क्रोध से अपनी जान बचा ली है। तभी नर्क का राजा राजकुमारी के करीब आया। वो उससे कुछ इंच की दूरी पर खड़ा था। मैं उसका क्रोध देखना चाहता हूं, उसने भारी आवाज में कहा।
और फिर राजकुमारी का गला पकड़ लिया। बेटी के पाप उसके खून से ही धुलेंगे। आहा, लानत है। तभी राजकुमारी को लगा कि उसका गला जल रहा है। ये दर्द उसे काफी परेशान कर रहा था, क्योंकि आग धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। नर्क के राजा ने उन पहरेदारों को मार डाला जो उसका रास्ता रोक रहे थे और उसे आगे जाने से मना कर रहे थे। हालांकि वो क्रोधित था। उसने उन्हें एक आसान मौत दी। उन्हें मरते समय कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि ये महिला उसी दया की हकदार नहीं थी। उसने अपने दोस्त को प्रताड़ित करने का साहस किया। उसने उसके शरीर पर घाव छोड़ने और उसे मौत की धमकी देने का साहस किया। ये सभी पाप उसके लिए दया के लायक नहीं थे। और अगर इसका मतलब था कि बाद में उसे पूरे बांध को नष्ट करना होगा, तो वो तैयार था। अगर उसके पिता इस पर अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे, तो वो इस दुनिया को अपने सामने कांपने के लिए, अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए भी तैयार थे। राजकुमारी जलकर राख हो गई और एक दर्दनाक मौत मर गई। जब राजकुमारी मर गई तो नरक का राजा स्तब्ध रह गया। फिर भी उसने उसकी राख का एक छोटा सा हिस्सा उठाया। उसने उससे वादा किया कि वह उसकी राख को उसके पिता के पास ले जाएगा, और वो अपना वादा निभाने जा रहा था। दुश्मनों का इंतजार करने के बजाय वो उनके पास जाना चाहता था और उन्हें सिखाना चाहता था कि उन्हें कभी क्या नहीं करना चाहिए। बिना ज्यादा सोचे उसने सिक्का अपने पास रख लिया। उसे इसे फेंकने का मन नहीं हुआ, खासकर तब जब सिक्का बिना पिघले उसकी अंधेरी लपटों से बच गया था, जिसका मतलब था कि इसमें जरूर कुछ खास था, लेकिन वो नहीं जानता था। एक दिन से ज्यादा की यात्रा के बाद नर्क का राजा डम फेरस के राज्य के आधे रास्ते पर था, जब उसने देखा कि उसके ऊपर एक फॉर्मेशन सर्कल दिखाई दिया। फॉर्मेशन सर्कल ने उसे ऊपर खींच लिया और उसे पूरा निगल लिया। आरव ने नर्क के राजा को बुलाया। वो फॉर्मेशन सर्कल से बाहर आया और उसके सामने आया। आरव ने युद्ध के लिए कुछ अतिरिक्त मदद बुलाने के लिए समन का इस्तेमाल किया। हालांकि जैसे ही इन्फॉर्म किंग समन फॉर्मेशन से बाहर आया, आरव ने उसे देख लिया। नर्क के राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से यहाँ वापस आ गया है। हालांकि इस बार उसने आरव पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा। वो समझ गया कि पिछली बार के अनुभव के बाद ऐसा माना जाता था कि नरक का राजा बोल नहीं सकता, लेकिन अब उसे पता चला कि वो बोल रहा है। नरक के राजा ने आह भरी, जिससे आसपास मृत्यु का आभास फैल गया। उसने मृतकों की ढाल की ओर देखा। ढाल के माध्यम से वो उन हमलों की बौछार को भी देख पा रहा था जो उनकी दिशा में आ रहे थे। खैर, मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे फिर से आपकी मदद की आवश्यकता है। चूंकि नरक का राजा जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, आरव ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने नरक के राजा को बताया कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। उसने नरक के राजा को यह भी बताया कि वो कहाँ था और यहाँ उसका क्या उद्देश्य था। सब कुछ सुनने के बाद नरक के राजा ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वहां 100 मंजिल वाला एक टावर था जिसमें ऐसे जीव रहते हैं। ये जगह उसके लिए इसलिए भी बहुत दिलचस्प थी क्योंकि इस जगह की आभा बाहर की आभा की तरह घिनौनी नहीं लगती थी। उसे यहाँ आरव के कमरे से ज्यादा सहज महसूस हुआ। हालांकि वो समझता था कि आरव को किस तरह की मदद की जरूरत है। वो थोड़ा चिंतित भी था। उसे मृतकों के क्षेत्र में भी काम करना था, लेकिन आरव उसे यहाँ बुलाता रहा। ये अब 2 बार हो चुका था। वो सोचता था कि ये कब तक चल सकता है। उसे कोई रास्ता निकालना होगा। जब तुम मुझे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले चलोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, आरव ने अनिश्चितता से कहा। इसके अलावा आपको ज्यादा लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तब तक अकेले लड़ूंगा जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ एक बैकअप हो सकते हो। पहले जैसी ही बात सुनकर नर्क के राजा ने अपना सिर उठाया और अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। मैं मदद नहीं करूंगा, क्यों नहीं। वो अभी भी नर्क के राजा को मजबूर कर सकता। उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, खासकर उन लोगों से जिनका वो सम्मान नहीं करता था। लेकिन ऐसा लगता था कि उसे आरव को समझाने के लिए शब्दों में समझाना होगा। जब भी आपको मेरी मदद की आवश्यकता होती है, आप मुझे यहाँ बुलाते रहते हैं। मैं आपका सेवक क्यों बनूं? आप इसके लायक नहीं हैं। नर्क के राजा ने उत्तर दिया, भले ही मैं इस बार आपकी मदद करूं और आप मुझे वापस भेज दें, लेकिन अगली बार जब आपको मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो आप मुझे फिर से बुलाएंगे। यदि ये केवल मदद करने की बात होती तो वो 1 या 2 बार मदद करता, लेकिन अगर ये नियमित होने वाला था तो उसे इसके बारे में सोचकर बुरा लगा। वो किसी और के लिए काम नहीं करने वाला है।
मेरा पहला आह्वान है, मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें एक दोस्त और एक भागीदार के रूप में रखना चाहता हूँ। मानो या न मानो, लेकिन आप इस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि वो एलियाना के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। वो जानता था कि दुनिया में कोई भी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता। इस समय केवल एक ही व्यक्ति था जिस पर वो भरोसा कर सकता था, और वो था नर्क का राजा, क्योंकि नर्क का राजा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। समन अनुबंध के कारण नर्क का राजा उस पर हमला नहीं कर सकता था। वो उसे मारने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम भी नहीं कर सकता था। संपर्क ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, जिससे आरव नर्क के राजा के साथ सुरक्षित महसूस करता था। कुछ अधिकार भी चाहिए। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ गुलाम की तरह व्यवहार कर सकता था। मैं तुम्हें आदेश दे सकता था, और अनुबंध के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता था। आपके पास मेरे आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी मैं आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं छीनूंगा। मैं निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। यदि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। नरक के राजा ने आरव की बात सुनी। किसी कारण से वो महसूस कर सकता था कि आरव वास्तव में सच बोल रहा था। उसे अभी भी याद है जब आरव ने उसे कमरे में रहने का आदेश दिया था। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए ये झूठ नहीं था। जब आरव ने कहा कि वो उसे मजबूर कर सकता है, उसके इतना कहने के बावजूद आरव ने एक गहरी सांस ली। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो पीछे रहें, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। आरव ने नेक्रोलॉजी संगीत को बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते देखा। उसे मजबूर करने के बजाय वो अकेला जा रहा था। एंडेल की ढाल से आने वाले हमलों की बौछार आरव पर पड़ी, जिसने हमलों को जितना संभव हो सके चकमा दिया। हमले केवल आधे पर लगे, लेकिन हमलों के कुछ बल को भी अवशोषित कर लिया। आरव लेट गया। उसके ठीक नीचे एक संरचना फट गई। ऊर्जा विस्फोट ने आरव को उड़ा दिया। जैसे ही आरव ने विस्फोट महसूस किया, उसने मामूली उपचार के साथ अपने चारों ओर प्रकाश की एक ढाल बनाई। वो जमीन पर उतरा, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने वाला था, उसने हेडली की मशीन से एक और हमला देखा। वो एक तरफ लुढ़क गया, लेकिन मुश्किल से हमले से बचने में कामयाब रहा। लेकिन फिर एक और हमला हुआ। हमले अंतहीन थे। वो हमलों से बचने के लिए जमीन पर वापस गिरता रहा। हमले इतने अधिक थे कि जमीन पर एक गड्ढा बन गया। जैसे ही आरव हमलों से बचने के लिए खड़े होने के लिए कुछ समय पाने के लिए मरे हुए लोगों की एक और ढाल डालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ढाल डालने वाला था, एक ज्वलंत ढाल उसके सामने प्रकट हुई, जिसने उसे आने वाले हमलों से बचाया। क्या आरव हेडली की उस मशीन को हराने में कामयाब होगा? क्या नरक का राजा उसकी मदद करेगा? आरव को आगे बढ़ना होगा। जब आरव बाहर आएगा तो क्या होगा, जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। संगीत। आरव के पैर जमीन पर पड़े। उसके ठीक नीचे एक संरचना फट गई। ऊर्जा विस्फोट ने आरव को उड़ा दिया। जैसे ही आरव ने विस्फोट महसूस किया, उसने मामूली उपचार के साथ अपने चारों ओर प्रकाश की एक ढाल बनाई। वो जमीन पर उतरा, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने वाला था, उसने हेडली की माचिस की तीली से एक और हमला अपनी ओर आते देखा। वो एक तरफ लुढ़क गया, लेकिन मुश्किल से हमले से बचने में कामयाब रहा। लेकिन फिर एक और हमला हुआ। हमले अंतहीन थे। वो हमलों से बचने के लिए जमीन पर वापस गिरता रहा। हमले इतने अधिक थे कि जमीन पर एक गड्ढा बन गया था। जैसे ही आरव हमलों से बचने के लिए खड़े होने के लिए कुछ समय पाने के लिए मरे हुए लोगों की एक और ढाल डालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ढाल डालने वाला था, एक ज्वलंत ढाल उसके सामने प्रकट हुई, जिसने उसे आने वाले हमलों से बचाया। क्या आरव हेडली की उस माचिस को हराने में कामयाब होगा? क्या नरक का राजा आरव को आगे बढ़ने में मदद करेगा? जब आरव बाहर आएगा तो क्या होगा? हमारे साथ बने रहें। संगीत। इसने शक्ति को भी अवशोषित किया। सबसे बड़ी समस्या अभी भी जमीन पर छिपी हुई संरचनाएं थी, जिनसे उन्हें बचना था। उन्हें एक साथ दो तरफ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। आग की लपटें देखकर आरव की भौहें तंग गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसने नर्क के राजा को कहाँ छोड़ा था। नर्क का राजा अब अपनी जगह पर नहीं था। नर्क के राजा ने आरव की मदद नहीं की, क्योंकि उसे किसी और का गुलाम बनने का विचार पसंद नहीं था। लेकिन आरव को मजबूर होने के बजाय
अकेले लड़ते देखकर नर्क के राजा को आरव के बारे में कुछ अलग लगा। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के बजाय आरव अकेले लड़ने चला गया, भले ही ये उसके लिए खतरनाक था। अपने कार्यों से आरव नर्क के राजा से कम कुछ सम्मान पाने में कामयाब रहा था। उसे यहाँ आरव की मदद करने के लिए बुलाया गया था और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो लड़का जो अकेले लड़ने के लिए इतना बहादुर था, उसे मदद की जरूरत थी। नर्क के राजा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस जगह से चला गया जहां से आग लगनी शुरू हो गई थी। हेडलेस मैज ने आखिरकार अपना ध्यान आरव से हटाकर इन्फर्नल किंग पर केंद्रित कर लिया। उसने इन्फर्नल किंग पर एक ऊर्जा क्षेत्र से हमला करना शुरू कर दिया। नर्क के राजा ने अपनी काली लौ की एक गेंद भी छोड़ी जो हेडलेस मैज से टकराई। ऊर्जा गेंद टकराई, विस्फोट। दोनों हमलों की टक्कर से एक विस्फोट हुआ, लेकिन हर जगह गर्म हवा थी। हवाओं के बावजूद न तो इन्फर्नल किंग और न ही हेडलेस मैज को पीछे धकेला गया। हेडलेस मैज लगातार हमला कर सकता था, उसका जादू कभी खत्म नहीं होता था। हालांकि इन्फर्नल किंग आध्यात्मिक रूप से कम शक्तिशाली नहीं था। इन्फर्नल किंग ने हेडलेस मैज के सभी हमलों का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ वो उसके करीब पहुंच रहा था। विस्फोटों की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी और हमले जारी रहे। किसी कारण से इन्फर्नल किंग विस्फोटक संरचनाओं से बचने में भी सक्षम था, क्योंकि सभी संरचनाएं स्वचालित रूप से उसके पास पहुंचने से पहले ही फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका झपट्टा उसके रास्ते की सभी बाधाओं को पहले ही साफ कर रहा था। कुछ ही मिनटों में नरक का राजा सिरविहीन जादूगर से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था, जिसने अभी भी हमला करना बंद नहीं किया था। उसके हमले और भी तीव्र हो गए थे। ताली उसने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए और अब वो बहुत करीब था, इसलिए उसने ये देखो समाप्त करने का फैसला किया। आरव भी रैंक में ऊपर चला गया। डोवर के बाहर के छात्र भी आरव को एक स्तर से हराने की कोशिश कर रहे थे। उसे ऊपर जाते देख पागल हो रहा था। 90 गगन रेनी लाइट 94, 91 आरव लाइट 94। आरव रैंक में ऊपर चला गया था। वो एक बार फिर गगन के करीब पहुंच गया था। वे दोनों एक ही मंजिल पर हैं। अब ये पागलपन है। दो जादूगर पागल हैं। वे इतनी दूर कैसे आ सकते हैं? वे कितने शक्तिशाली हैं? मैं अभी भी वरिष्ठ गगन को समझ सकता हूँ, लेकिन ये आरव कौन है? मैंने पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। इतना प्रतिभाशाली जादूगर क्यों छुपा था? कौन जानता है? मैंने सभी से पूछा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये आरव कौन है। लोग कहते हैं कि वो चौथे वर्ष का जादूगर है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए नकली नाम का उपयोग कर रहा है कि कोई उसे पहचान न सके। इसमें भाग नहीं लिया। मेरा मतलब है, क्या ये सर्वविदित नहीं है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें भाग लेता तो वो वरिष्ठ गगन को कड़ी टक्कर देता? लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। जो भी ये व्यक्ति है, वो राडा के अंतर्गत 9 वर्षों से अधिक समय तक अकादमी में रहा और अब भी वो फर्जी नाम का उपयोग करता है। मुझे ईर्ष्या हो रही है। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी उपलब्धियों का बखान करता, लेकिन ये आदमी इसे छुपाता है। कितना मूर्ख है। अकादमी में बहुत से छात्र थे और सभी की इस आरव के बारे में अलग अलग राय थी, और उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, जिससे अन्य लोगों को ये जानने में और भी अधिक रुचि हो गई कि ये कौन है। कोई भी पूरे दिन टॉवर के सामने से नहीं हटा। यहाँ तक कि शिक्षक भी वहां रुके, क्योंकि वे किसी कारण से आरव को बाहर आते देखना चाहते थे। छात्रों को भी टॉवर से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया था। सभी छात्रों ने टॉवर से कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखी। सौभाग्य से शीर्ष नाम अभी भी दूर से आसानी से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे बहुत बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अकादमी असंभव हो गई थी। संभव है, ये वास्तविक नहीं हो सकता। गगन अभी भी 94वीं मंजिल पर था, जबकि आरव वहां पहले से ही 95वीं मंजिल पर था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव को 95वीं मंजिल 81 को पार करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। आरव प्रकाश 95 क्या बकवास है। कार्तिक ने भी जोर से गाली दी कि ये कौन आदमी है। उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया था, और वो ऐसा अकेला नहीं था। उसने अपने हाथ की पीठ पर लपटों के निशान देखे। बेकार तत्व। प्रकाश का तत्व बहुत शक्तिशाली है। दोनों टॉपरों में वो तत्व है। मुझे बस ये बेकार की आग चाहिए थी, अन्यथा मैं भी वहां हो सकता था। हालांकि वो ईर्ष्यालु था। वो अभी भी चाहता था कि उसका भाई आरव से ऊंचा हो। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई अकादमी के सबसे मजबूत छात्र का खिताब खो दे। अब चलो भाई, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो।
परिवार को शर्मिंदा करना बंद करो। उसने अपनी मुट्ठी इतनी बंद कर ली कि उसकी नसें दिखाई देने लगी। ये आदमी कौन है? दिखावा करने का मौका जब कार्तिक अपने भाई का समर्थन कर रहा था। कनिष्क चाहता था कि आरव जीत जाए, क्योंकि वो रैनी परिवार से था, गगन से नफरत करता था, भले ही गगन अलग था। फिर भी वो रैनी परिवार का हिस्सा था। कनिष्क को नहीं पता था कि ये आरव कौन है, लेकिन वो चाहता था कि शीर्ष छात्र का खिताब रैनी परिवार से छीन लिया जाए। एलेक्स भी अपने हाथ जोड़कर पीछे खड़ा था। वो भी इस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। साथ ही किसी कारण से वो पहला व्यक्ति भी था जिसने यहाँ आरव की अनुपस्थिति को नोटिस किया। वो नहीं जानता था कि आरव जिसने खुद को रिक के रूप में पेश किया था, ये वही आरव था जिसकी पहचान जानने के लिए सभी उत्सुक थे। एलेक्स को ये काफी दिलचस्प लगा कि उसने आरव को तब से नहीं देखा था जब से उसने आखिरी बार उसकी मदद की थी। आखिरी बार जब उसने आरव को देखा था तो वो भी इसी टावर की तरफ आ रहा था, जिससे उसकी अनुपस्थिति भी काफी दिलचस्प थी। आरव और गगन के बीच रेस चल रही थी और अब तक सभी ने एक टीम चुन ली थी जो शीर्ष पर रहना चाहती थी। वे ये देखने के लिए भी बहुत उत्सुक थे कि क्या उनमें से कोई वास्तव में अकल्पनीय कर सकता है और किसी तरह दूसरी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसकी संभावना सभी के दिमाग में लगभग नगण्य थी। किसी भी छात्र को टावर के अंदर जाने या उसके करीब जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय टावर के अंदर केवल 2 छात्र आरव और गगन थे। केवल प्रधान परिषद के सदस्य टावर के 10 मीटर के दायरे में खड़े थे और रैंकिंग भी देख रहे थे। वे सभी चाहते थे कि आरव जल्द से जल्द बाहर आ जाए, जबकि सभी छात्र चाहते थे कि उनमें से कोई दूसरी मंजिल पर पहुंचे। किसी कारण से एलियाना नहीं चाहती थी कि आरव वहां पहुंचे। आरव जितना ऊपर पहुंचता उतना उसे बुरा लगता। केवल बूढ़ा आदमी अभी भी टावर के अंदर था, और वह भी केवल इसलिए कि अगर कोई बाहर आता है तो वो मुख्य परिषद को सूचित कर सके। वो प्रवेश द्वार पर खड़ा था ताकि वो टावर के बाहर और अंदर को स्पष्ट रूप से देख सके। वो बाहर है, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। जैसे ही मुख्य परिषद के सदस्यों ने बूढ़े आदमी की पुकार सुनी, वे सभी दूर से अंदर भागे। दूसरों ने मुख्य परिषद के सदस्यों को अंदर भागते देखा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर उन्हें लगा कि आरव बाहर है, लेकिन भले ही ये सच था, सिर्फ ये तथ्य कि वो मुख्य परिषद के सदस्यों को उसके लिए अंदर दौड़ा सकता था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वो कितना प्रभावशाली होने वाला था। कार्तिक ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि आरव अब केवल यहीं तक जा सकता था। उसके भाई को बस चढ़ना जारी रखना था और वो मौजूदा छात्रों के बीच शीर्ष स्थान पर वापस आ सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, वो बहुत तेज चल रहा था। शायद उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और उसे उसके विपरीत जाना अपने कौशल प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। शायद अब से अकादमी में 6 राजा होंगे। वह प्रकृति के घर का हिस्सा था, लेकिन वो पूरे अकादमी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। 4थे वर्ष के छात्रों में केवल कुछ लोग थे जिन्हें इतनी लोकप्रियता मिली। वास्तव में केवल 5 ऐसे लोग थे। अकादमी के शीर्ष 5 छात्रों को 5 राजाओं के रूप में जाना जाता था। 5 राजाओं में से केवल प्रदीप किसी बड़े परिवार का हिस्सा नहीं था। वो एक छोटे परिवार से था जो अपने कौशल के बल पर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। 5 राजाओं में से पहला निस्संदेह गगन था। वह प्रकाश के घर का प्रतिनिधि था और था अकादमी का सबसे शक्तिशाली छात्र जो वर्षों से एक बार भी पराजित नहीं हुआ था। दूसरे राजा को अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता था, जो शक्ति के घर का प्रतिनिधि था। गगन की तरह अनिरुद्ध भी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। वो एरा का भाई भी था और ग्रेट जियोन परिवार से था। वो एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स का हिस्सा था। वो केवल गगन के तहत एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स में दूसरा सबसे मजबूत छात्र के रूप में भी जाना जाता था, जो एक ऐसा शीर्षक था जिससे वो नफरत करता था। वो सबसे मजबूत माना जाना चाहता था। वो रैंकिंग को देखने वाले एरा के साथ खड़े भीड़ में भी था। वो बहुत गुस्से में था। पहले गगन ने अपनी बहन पर हमला किया और अब वो टावर के अंदर और भी ऊपर जा रहा था। जो दोनों के बीच दूरी बढ़ा रहा था, वह भी टावर में प्रवेश करना और उस पर चढ़ना चाहता था, लेकिन उसे अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वो केवल दूर से देख सकता था। तीसरा राजा भी एक महान परिवार का हिस्सा था, शायद राज्य का सबसे बड़ा परिवार। तीसरा राजा माहिर रायजादा था, जो रॉयल लुमेन परिवार का हिस्सा था। वो दूसरा राजकुमार भी था, जो हाउस ऑफ समनिंग का प्रतिनिधि था और 4थे वर्ष का छात्र भी था। प्रदीप राजा के रैंकिंग कौशल ने उन्हें अकादमी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया, एकमात्र जो वे 2 मौजूदा मंत्रों को जोड़ने और एक नया मंत्र बनाने में सक्षम थे।
जो इतना जटिल था कि बड़े से बड़े विद्वान भी इसे आसानी से नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि वे शायद ही कभी गलत होते थे। दुर्भाग्य से ये उन अवसरों में से एक था जब वे गलत थे, जिसका उन्हें एहसास तब हुआ जब उन्होंने उच्च परिषद के सदस्यों को टॉवर से बाहर आते देखा। आरव उनके साथ नहीं था। हर जगह आश्चर्य की लहर थी। जब छात्रों ने देखा कि आरव बाहर नहीं आया है लेकिन गगन बाहर आया है, इसका मतलब था कि आरव अभी भी टॉवर के अंदर था। जो आगे नहीं जा सका वो आरव नहीं बल्कि गगन था। मुख्य परिषद के सदस्य भी काफी निराश दिखे क्योंकि आरव अब तक बाहर नहीं आया था। प्रदीप ने ऊपर आरव के नाम को घूर कर देखा। मैं गलत था, गगन उनसे पहले बाहर आ गया। मौजूदा रैंकिंग में आरव 81वें स्थान पर था और वे 95वें प्रवाह पर थे, जबकि गगन की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। जब वो बाहर आया तो वो अपने प्रवाह के स्तर को एक पायदान सुधारने में सफल रहा। वो अपनी प्रगति से काफी खुश था, लेकिन उसने पाया कि मुख्य परिषद के सदस्य किसी कारण से उसे देखकर निराश थे। आदमी की अगर कैरिक बाहर आता है फिर उन्हें सूचित करें। वो पहले से ही खुले तौर पर आरव को कैरिक के रूप में संबोधित करना शुरू कर चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति ने माफी मांगी और मुख्य परिषद के सदस्यों को कैरिक से जाते देखा। एलियाना के शब्द अभी भी गगन के दिमाग में घूम रहे थे। उसके शब्दों से स्पष्ट था कि वे उसके लिए नहीं आए थे बल्कि उस आदमी के लिए आए थे जिसे वो कैरिक के नाम से जानता था। लेकिन उसे कुछ अजीब क्यों लगा। किसी कारण से टावर भी बहुत खाली लग रहा था। जैसे ही वो टावर से बाहर निकला उसने दूर से एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। उनमें से आधे लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे जबकि बाकी आधे टावर की ओर देख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है वो भी हैरान था और उसने भी ऊपर देखा। गगन तुम जाकर आराम कर सकते हो, तुमने अच्छा काम किया। एलियाना ने गगन को यहाँ से जाने और न रहने के लिए कहा। उसे भी बाकी सभी की तरह उन्हीं नियमों का पालन करना था, लेकिन वो बहुत खुश होती कि गगन ने उसके टैंक को और भी बेहतर बना दिया। लेकिन इस समय उसका दिमाग केवल आरव के बारे में सोच रहा था, अपने भाई के पास। वो प्रदीप के पास गया। यदि कोई एक व्यक्ति था जो उसे सब कुछ समझा सकता था तो वो प्रदीप था। यहाँ क्या हो रहा है? गगन एस्टर के सामने रुक गया और सभी के अजीब व्यवहार की ओर इशारा किया। इसके अलावा कैरिक के बारे में ये क्या है? मैं कैरिक के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये सारा हंगामा आरव की वजह से है। प्रदीप ने जवाब दिया ईमानदारी से। ये मेरे लिए भी काफी आश्चर्यजनक था। मुझे वास्तव में लगा कि आप आरव से बहुत आगे जाते हैं। गगन अभी भी नहीं समझ पाया। एलियाना कैरिक के बारे में बात कर रही थी और ये लड़का आरव के बारे में बात कर रहा था। क्या बाहर कोई गलतफहमी थी? प्रदीप ने टावर की ओर इशारा किया। देखो तुम्हारे ऊपर 9 रैंक है। यही सारा हंगामा है। उसके लिए गगन को सब कुछ दिखाना उसे बताने से ज्यादा आसान था, क्योंकि वह जानता था कि गगन इतना बुद्धिमान है कि वो रैंकिंग के आधार पर बाकी सब कुछ पता लगा सकता है। गगन टावर की ओर मुड़ा और अपने नाम के ऊपर देखा। कुछ ही सेकंड में वह एक ऐसा नाम खोजने में कामयाब रहा जिसे उसने भी पहले नहीं देखा था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हम सोच रहे हैं कि ये अजीब है टावर पर चढ़ना, और जो कोई भी वो व्यक्ति है वो चढ़ने के लिए एक नकली नाम का उपयोग कर रहा है जो वास्तव में बहुत दिलचस्प है। प्रदीप ने अब तक संक्षेप में समझाया है, इसलिए हर कोई ये देखने के लिए यहाँ है कि जब वो बाहर आएगा तो वो व्यक्ति कौन होगा। मुझे लगता है कि मुख्य परिषद भी ये पता लगाने के लिए यहाँ है कि वो व्यक्ति कौन है। पूरी अकादमी सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए रुक गई है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पता लगाने की जरूरत है। वे पहले से ही जानते हैं कि वो कौन है। गगन ने बुदबुदाया। अब ये पूरी तरह से समझ में आया कि हर कोई ये देखकर निराश क्यों था कि ये मैं था जो बाहर आया। वे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे आखिरकार समझ में आया कि एलियाना क्यों चाहती थी कि जब कैरिक बाहर आए तो उसे सूचित किया। जालियाना के अनुसार टावर के अंदर कैरिक था, तो शायद ये सच था कि वो व्यक्ति जो नकली नाम का उपयोग कर रहा था उसका नाम कैरिक था। लेकिन वो 95वीं मंजिल पर प्रथम वर्ष का जादूगर कैसे था? जैसे ही उसने अपना बयान समाप्त किया वो एक बार फिर रैंकिंग में बदलाव देखकर हैरान रह गया और आरव का नाम और भी ऊपर चढ़ गया। 69, आरव लाइट 96। आरव पहले की तरह ही तेज गति से आगे बढ़ रहा था और शीर्ष मंजिल के करीब पहुंच रहा था। आरव ने मदद के लिए नर्क के राजा को बुलाया, लेकिन नर्क के राजा ने इनकार कर दिया। नर्क के राजा को आने के लिए मजबूर करने के लिए और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद करने के बजाय आरव अकेले लड़ने गया और
नर्क के राजा को भी अवचेतन रूप से बनाया। आरव ने नर्क के राजा को प्रभावित करने के लिए सूक्ष्म हेरफेर का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उसकी योजना सफल हो गई, क्योंकि नर्क का राजा बहुत हैरान था जब आरव ने नर्क के राजा को लड़ते देखा, और ये बहुत भयंकर था। नरक के राजा को बुलाया, इसलिए इसे उनकी सफलता माना गया। दरवाजा खुल गया ताकि वे अगली मंजिल पर जा सके। सिरहीन जादूगर को मारने के बाद सिरहीन जादूगर वापस आरव के पास गया, जो अभी भी जमीन पर था। आरव खड़ा हो गया। धन्यवाद। एक सप्ताह नारकी राजा ने कुछ शब्द कहे। किस सप्ताह? आरव उलझन में लग रहा था। किस सप्ताह? मैं इस टॉवर को साफ करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद आप मुझे नहीं बचा सकते। नरक के राजा ने घोषणा की कि वो एक सप्ताह तक यहाँ किसी को नहीं बुलाएगा। अब जब वो यहाँ आ गया था तो उसने एक बार फिर आरव की मदद करने का फैसला किया, लेकिन वो हर दूसरे दिन यहाँ नहीं आना चाहता था। मृतकों के क्षेत्र में उसका अपना व्यवसाय भी था। इसके लिए उसने एक नियम बनाने का फैसला किया कि यदि वह यहाँ आरव की मदद करता है तो एक सप्ताह में ऐसा कौन सा बुरा हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ हो। इसके अलावा उस एक सप्ताह के बाद वो फिर से नरक के राजा को बुलाने में सक्षम होने वाला था। आरव आगे बढ़ा और एक बार फिर से अपनी कब्रों पर शुद्धिकरण मंत्र डाला ताकि सारा खून साफ हो जाए। उसने उसी समय एक और माइन हील भी डाला। सब कुछ तैयार करने के बाद वो अगली मंजिल के प्रवेश द्वार पर गया। आरव और इन्फर्नल किंग ने एक साथ टॉवर पर चढ़ना शुरू किया। अगली कुछ लड़ाइयां हेडलेस मैच लड़ाइयों से भी ज्यादा भयंकर थी, लेकिन सौभाग्य से वे आरव के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं थी। वो अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा रहा और वापस लड़ने में सक्षम था। पावे की मंजिल पर आरव को इन्फर्नल किंग की मदद की भी जरूरत नहीं थी। इन्फर्नल किंग सिर्फ एक दर्शक था जो आरव के कौशल की प्रशंसा कर रहा था। अगर आरव के साहस ने उसे पहले उसका सम्मान करना सिखाया होता, उसके युद्ध कौशल ने उसे और भी अधिक प्रभावित किया, विशेषकर जिस तरह से उसने अपने डार्कर एलिमेंट का इस्तेमाल किया। इन्फर्नल किंग हाथ जोड़कर खड़ा रहा और उसने आरव को अपने सोल ब्लास्ट और ओलियन तलवार का उपयोग करके दुश्मनों को मारते देखा। आरव जितने अधिक मंत्रों का उपयोग करता, वो उतना ही अधिक कुशल बनता गया। चुनौतियों का टॉवर उसके लिए चुनौती से कम और प्रशिक्षण का मैदान अधिक था। इसने उसे निपुण होने और अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद की। नर्क के राजा को आरव की मदद करने के लिए केवल 1 या 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा। लगातार 3 घंटे तक लड़ने के बाद दोनों ने 97वीं मंजिल पर एक छोटा सा टेस्ट रन किया। 98वीं मंजिल का दरवाजा पहले से ही खुला था, लेकिन आरव अभी तक वहां नहीं गया था। वो लंबी लड़ाई के बाद बहुत थक गया था और उसे सांस लेने की जरूरत थी। टॉवर के बाहर लगातार सदमे और बढ़ती बातचीत के विपरीत यहाँ केवल सन्नाटा था। सौभाग्य से टोव भी उसके प्रदर्शन से प्रभावित हुई। इसके बजाय टॉवर ने उसे आराम करने की अनुमति देकर बहुत निष्पक्षता दिखाई। उसने सीधे पूछना पसंद किया। नर्क के राजा ने अपना सिर हिला दिया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी भूख नहीं लगती थी। उसके शरीर को भोजन से ताकत की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत उसका भोजन कुछ और था। केवल जब वो किसी को जलाकर मार डालता था तो वो न चाहते हुए भी तृप्त महसूस कर सकता था। जिन लोगों को वो जलाता था, उनकी शक्ति और ऊर्जा उसके शरीर द्वारा स्वचालित रूप से अवशोषित कर ली जाती थी। इससे वो इस प्रक्रिया में और भी शक्तिशाली बन गया। इसीलिए वो इतना शक्तिशाली बन गया। इसीलिए वो बिना थके इतने लंबे समय तक लड़ने में सक्षम था। उसके ऊर्जा भंडार बहुत अधिक थे। जवाब मिलने के बाद आरव ने नर्क के राजा पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने बस खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद आखिरकार आरव खड़ा हुआ और थोड़ा स्ट्रेचिंग की। केवल 3 मंजिलें बची थी। वो अगली मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। वो पहले ही 97 मंजिलें पार कर चुका था। अगले 5 घंटों तक आरव की रैंक में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे 98वीं मंजिल पर आरव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यही उसकी सीमा है? प्रदीप ने सोचा, लेकिन वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आरव वाकई बाहर है। वो एक ऐसा इंसान था जो शायद ही कभी गलत होता था, लेकिन जब बात आरव की आई तो इसलिए वो बार बार गलत साबित हुआ। इसलिए वो अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। 2 और घंटे बीत गए और आखिरकार आरव की रैंकिंग बदल गई, जिसने सभी को चौंका दिया। 7 आरव लाइट 99। ये असंभव है कि वो 9999वीं मंजिल पर है। आरव में बहुत आश्चर्य और उत्साह था।
लेकिन मुख्य परिषद के सदस्य वास्तव में गंभीर थे। 1999 में अकादमी के निर्माण के बाद से 9वीं मंजिल सबसे ऊंची मंजिल थी। जिस तरह 2 मंजिल सभी के लिए आकर्षण का केंद्र थी, 9वीं मंजिल भी सभी की जिज्ञासा का स्रोत थी। यहां तक कि अकादमी को भी नहीं पता था कि 9वीं मंजिल पर क्या है, क्योंकि जो भी उस मंजिल से बाहर आता था वो किसी कारण से कभी इसके बारे में बात नहीं करता था। आरव से पहले केवल 6 लोग 99वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे और पिछले 100 वर्षों में केवल एक व्यक्ति ऐसा कर सका था। जैसे ही आरव टावर पर पहुंचा, टॉप 10 की रैंकिंग एक बार फिर बदल गई। एक एकांश लाइट 99 2 पाजियान, अंधेरा 999 3, अजान भार्गव लाइट 99 4, यदुवीर रायजादा लाइट 99,999 5 लिया, नागपाल पानी 99 6, राघव रायजादा बिजली 99 7, आरव लाइट 99, एओरी इम राणावत लाइट 98 9, साक्षी चौहान प्रकृति 98 10, दर्शन झा अंधेरा 98। जैसे ही आरव ने 99वीं मंजिल पर कदम रखा, उसने एलिमेंट्स एकेडमी के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अब वो उस जगह पर खड़ा था जहां सभी महान लोग कभी खड़े हुए थे। कोई चाहकर भी उसका नाम टावर से नहीं हटा सकता था। लेकिन आरव को अपनी रैंकिंग की परवाह नहीं थी। वो अंतिम मंजिल से बस कुछ कदम दूर था, जो उस मंजिल के रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। वो इस बार इसके लिए ज्यादा उत्साहित था। आरव और नारकी सम्राट 9वीं मंजिल के प्रवेश द्वार से एक और युद्ध का मैदान और लड़ाई देखने की उम्मीद में बाहर आए। लेकिन किसी कारण से उनका स्वागत तालियों से हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट से यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ ताली बजाने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। वास्तव में अगर कोई अनुमान लगाए तो ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ 2 लोग थे। सौभाग्य से उन 2 लोगों को देखना असंभव था। पूरा वातावरण इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना असंभव था। आरव ने भी सावधानी के तौर पर सुरक्षा कवच पहन रखा था। नारकी सम्राट ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक चमकदार आग जल उठी जो एक मशाल की तरह काम करती थी और आसपास के वातावरण को रोशन करती थी। आग की रोशनी की बदौलत आरव आखिरकार आसपास के वातावरण को देखने में सक्षम हो गया। ये एक युद्ध का मैदान नहीं था, कम से कम एक पारंपरिक नहीं। ऐसा लग रहा था कि वे एक राजसी हॉल में थे, जो एक राजा के शाही सिंहासन कक्ष की तरह दिखता था। हॉल के अंत में उसने 2 बड़े सिंहासन देखे। उन सिंहासनों पर 2 आदमी बैठे थे और वही ताली बजा रहे थे। वे 2 आदमी यहाँ अकेले नहीं थे, 6 और सिंहासन थे। हॉल के प्रत्येक तरफ 3 अंतर केवल इतना था कि वे 3 सिंहासन बहुत छोटे थे। बड़े सिंहासन पर बैठे लोगों के विपरीत छोटे सिंहासनों पर बैठे लोग ताली नहीं बजा रहे थे। वे बस चेहरे पर थोड़ी जिज्ञासा के साथ आरव को देख रहे थे। बधाई हो युवक, इस स्थान पर पहुंचने के लिए बधाई, सिंहासनों पर बैठे 2 लोगों में से एक ने कहा। जिस व्यक्ति ने यह कहा था वो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था। हालांकि उसका तत्व प्रकाश था। काले बालों वाला आदमी प्रकाश का जादूगर लग रहा था और कमजोर नहीं था। वास्तव में उसकी आभा उस व्यक्ति से बहुत अधिक मजबूत थी। एलिमेंट अकादमी में मुझे मिले किसी भी शिक्षक की आभा के विपरीत मैंने देखा कि उसकी आभा कुछ हद तक एलोरा की आभा के समान थी, लेकिन इसमें कुछ अलग था। ये केवल शक्ति और तीव्रता के संदर्भ में एलोरा की आभा के बराबर थी। हालांकि ये उस आभा से कोई समानता नहीं रखती थी जो मुझे ग्रामर से मिली थी। उसकी आभा शुद्ध थी, लेकिन पवित्र पुस्तक की नहीं। दूसरे शब्दों में वो आदमी एलोरा, चर्च ऑफ लाइट की पवित्र पुजारिन जितना शक्तिशाली लग रहा था। दूसरे सिंहासन पर बैठा लाल बाल वाला आदमी पवित्र पुजारी न होने के बावजूद अलग नहीं था। उसकी आभा भी समान थी। दूसरे आदमी के बाल पहले आदमी की तरह लंबे थे, लेकिन उसके बाल पहले आदमी की तुलना में अधिक उलझे हुए थे, जो अधिक उचित था। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह था कि दूसरे आदमी के हाथ के पीछे अंधेरे का निशान था प्रकाश के जादूगर, और अंधेरे के जादूगर को एक दूसरे के बगल में इतने आराम से बैठे देखना काफी दुर्लभ था। क्या तुम बोल सकते हो? आरव ने पूछा। अब तक टावर में उसने जितने भी दुश्मनों का सामना किया था, उनमें से कोई भी बोलने में सक्षम नहीं था। वास्तव में ये पहली बार था जब उसने यहाँ एक दुश्मन देखा जो बोल सकता था। देवांश यहाँ अकेला नहीं है जो बोल सकता है, हम सभी बोल सकते हैं, लाल बालों वाले आदमी ने आलस से कहा। इतनी छोटी सी बात पर हैरान मत होइए। हाँ, सूर्यांश, आपको हमारे मेहमानों के साथ होना चाहिए।
किसी को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आरव का दाहिना हाथ हाला कि मुझे कहना होगा कि आपका निशान काफी आकर्षक है। आरव ने उस ओर देखा जहां देवांश देख रहा था। वो थोड़ा हैरान था। उसने अभी भी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। वो अपना निशान कैसे देख सकता है? आप मेरा निशान कैसे देख सकते हैं? ये कौन सी जगह है? आरव ने सीधे पूछा। और आप सभी कौन हैं? अगली मंजिल तक पहुंचने की मेरी चुनौती क्या है? चूंकि ये लोग उससे पहले बुद्धिमान प्राणी थे जिन्होंने उस पर सीधे हमला नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि यहाँ चुनौती शायद लड़ाई नहीं करना था। फिर भी उसे अपनी सुरक्षा कम करने से पहले सुनिश्चित होना था। वो वही गलती नहीं करना चाहता था जो उसने 25वीं मंजिल पर की थी। प्रश्न आसान है, विशेष रूप से आपका पहला प्रश्न। हम आपके निशान देख सकते हैं क्योंकि आपका नया मुखौटा हमारे सामने उसकी मंजिल पर बेकार है। उसने समझाया कि वो आपके दस्ताने के माध्यम से देख सकता है। न केवल आपके दस्ताने यहाँ कोई मूल्य नहीं रखते हैं, बल्कि यहाँ तक कि भेस की अंगूठी भी कोई मूल्य नहीं रखती है। हमने पूछा। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में कंघी करते हुए कहा कि मैं देवांश हूँ और वो सूर्यांश है। देवांश और सूर्यांश एलिमेंट्स अकादमी के संस्थापक हैं। जैसे ही आरव ने नाम सुना, उसके दिमाग में एक विचार आया और उसे याद आया कि उसने ये नाम पहले कहाँ सुना था। उसे ये भी याद आया कि दो संस्थापकों में से एक में प्रकाश का तत्व था और दूसरे में उसके पहल ये दो की तरह अंधेरे का तत्व था। इसलिए ये दोनों प्राचीन संस्थापक थे। वे अभी भी जीवित थे। जहां तक आपकी चुनौती का सवाल है, ये सरल है, पर इस बार उसने कल्पना नहीं की थी। यहाँ चुनौती अकादमी के संस्थापकों को मारने की थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पवित्र पुजारियों जितने ही शक्तिशाली हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने समय के सबसे ज्ञानी जादूगरों में से एक थे। यदि यही चुनौती थी तो उसे आखिरकार समझ में आया कि कोई भी इस मंजिल को पार क्यों नहीं कर सकता था। इस मंजिल को पार करना वास्तव में असंभव था। जब आरव ने इस मंजिल की चुनौतियों के बारे में सुना तो वो काफी हैरान हुआ। यदि अकादमी के दो संस्थापकों के बारे में उसने जो कहानियां सुनी थी वे सच होती तो इस मंजिल की कठिनाई पिछली मंजिल से कई गुना अधिक होती। इसके अलावा उसे उन कहानियों पर संदेह भी नहीं था, क्योंकि उनके आवाज की शक्ति ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। नारकी राजा की मदद से भी वो जानता था कि ये अभी भी एक कठिन चढ़ाई थी, खासकर यदि उनमें से दो हो। कौन सा युवा जादूगर इतनी चुनौती के साथ इस मंजिल को पार कर सकता था? दोनों संस्थापकों को हराना कठिन होगा। क्या ये वास्तव में एक चुनौती है? आरव ने पूछा। बस सुनिश्चित करने के लिए मुझे आप दोनों को मारना होगा। तुम्हें मारना है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे ये साबित करना होगा कि मैं तुम्हें मारने के योग्य हूँ। आरव ने दोनों आदमियों को अजीब तरह से देखा। क्या बकवास है? सबसे पहले तो चुनौती ही लगभग असंभव थी और अब उसे साबित करना था कि वह चुनौती में भाग लेने के योग्य भी था। मैं इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसी से साबित होना चाहिए कि मैं इस मंजिल की चुनौती का सामना करने के योग्य हूँ। चुनौती कठिन हो सकती थी, लेकिन इतनी दूर आने के बाद वो पीछे हटने वाला नहीं था। भले ही उसे इन दोनों का सामना करना पड़े, वो कोशिश करना चाहता था। हाँ, तुम इस मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जिसने इसे हासिल किया है तुमसे पहले भी लोग हुए हैं, और देयर स्वेयर तुम्हारे बाद और भी लोग होंगे। सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी दूर पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों से कमजोर हो जो तुमसे पहले आए। तुम्हारे पास प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन फिर भी तुम में कुछ कमी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अपने द्वारा बुलाए गए प्राणी के बिना यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। देवांश ने नरक के राजा को हराया। देवांश ने उसकी ओर देखते हुए टिप्पणी की। उसने आगे कहा, अगर कुछ भी हो, जब बात शक्ति की आती है तो मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी बुलाहट में दिलचस्पी है। सूर्यांश सहमत हो गया। अब चुनाव तुम्हारा है। या तो तुम हमारा सुझाव स्वीकार कर सकते हो या इस मंजिल को छोड़ो और वापस जाओ। अगर हमने मना कर दिया तो क्या होगा? आरव ने बहुत शांति से कहा, ऐसी स्थिति में भी आप चाहते हैं कि हम खुद को साबित करें, तभी आप हमें अपने साथ लड़ने की इजाजत देंगे। किसने कहा कि आपको हमें कुछ भी करने की इजाजत देने का अधिकार है? अगर हमारा उद्देश्य आपको मारना है तो हम आप पर सीधे हमला क्यों नहीं करते? उसने अपने पैट्रिक रोमांटिक स्टाफ की गर्दन पकड़ते हुए कहा। देवांश ने पूछा, भले ही मुझे आपका रवैया पसंद है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। फिर भी अगर इससे आपको अच्छा महसूस होता है तो आप हम पर हमला करके इस सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि आरव ने तुरंत हमला नहीं,
किया, लेकिन नरक के राजा ने इसका परीक्षण किया। सिद्धांत ने परीक्षण करने के लिए कार्रवाई की। उसने सूर्यांश पर गहरे नीले रंग की लपटों का एक गोला फेंका। सूर्यांश केवल मुस्कुराया। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने आग की लपटों को अपनी ओर आते देखा। आश्चर्यजनक रूप से आग का गोला उसके शरीर से होकर गुजर गया, जैसे उसका शरीर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। खुश देवांश ने पूछा, यदि आप चाहें तो आप इसका परीक्षण मुझ पर भी कर सकते हैं। हमारे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा था। जब तक हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें तो हमारी लड़ाई शुरू नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, यदि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें तो आपको खुद को साबित करना होगा। मैं खुद को कैसे साबित कर सकता हूँ? आरव ने पूछा कि यदि कोई और रास्ता नहीं था तो ऐसा ही हो। यदि उसे खुद को साबित करना था तो वो ऐसा करने जा रहा था, और फिर वो अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए इन दोनों को मारने जा रहा था। ये बहुत आसान है। इस हॉल में 6 और लोग हैं। उसे यकीन नहीं था कि ये 6 लोग कौन थे, और उसे लड़ाई के लिए उनमें से 2 को चुनना था। अरव को अपने आसपास के 6 लोगों को उलझन में देखते हुए देवांश खुद को हंसने से रोक नहीं सका। वो समझ सकता था कि आरव क्या सोच रहा था। हम आपके लिए भी चुनाव करना थोड़ा आसान बना देंगे, चिंता न करें। मैं आपके सामने 6 विकल्प प्रस्तुत करता हूं। वे 6 लोग थे जो टॉवर रैंकिंग के शीर्ष पर थे। एलिमेंट्स अकादमी के इतिहास में सबसे शक्तिशाली जादूगर। देवांश ने लापरवाही से पहले आदमी की ओर इशारा किया। वो एकांश है। यहाँ आने वाला पहला चुनौती देने वाला एकांश वो व्यक्ति जो चर्च ऑफ लाइट का प्रमुख था और जिसने चर्च ऑफ डार्कनेस के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया और उन्हें नष्ट कर दिया। आरव ने नाम याद करते हुए बुदबुदाया। उसने अकादमी में एकांश के बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो बड़ा होकर क्या बन गया था। जिस युवक की ओर इशारा किया गया था वो उस समय 20 वर्ष का लग रहा था। वो एक गोरा आदमी था जिसके चेहरे पर शाही आकर्षण था। कोई भी उस विद्वान चेहरे को उस व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता था जिसने हजारों पुरस्कार जीते थे। देवांश ने मार्च को मार दिया था और चर्च ऑफ डार्कनेस को नष्ट कर दिया था, जबकि आरव अपने विचारों में खोया हुआ था और एकांश को देख रहा था। देवांश ने अपना ध्यान उसके बगल में खड़े अगले आदमी की ओर लगाया। एजेन है। आरव ने अपना ध्यान अगले आदमी की ओर घुमाया